नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने के लिए आया हूँ या आज का सेशन जिस टॉपिक से है, उस टॉपिक का नाम है आपदा प्रबंधन। इस टॉपिक का कितना महत्व है झारखंड लोक सेवा आयोग में, ये इस बात से पता चलती है कि एक छोटी सी टॉपिक जो मुश्किल से 2 क्लास में सिमट सकती है, उस टॉपिक का महत्व है 5 प्रश्नों का। कहने का मतलब है कि 10 अंक देने वाला यह टॉपिक आपको कितनी आसानी से पकड़ी जा सकती है, इस बारे में मैं बोल रहा हूँ। देखिए, अगर एक नंबर के लिए एक वीडियो देखना पड़े तो आप पीसीएस अधिकारी बनने जा रहे हैं, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको परहेज नहीं करना चाहिए। यहाँ तो 10 नंबर की बात है, 0.1 नंबर से भी आपका आगे पीछे रिजल्ट हो सकती है। ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे कि आपका कहाँ नंबर घट रहा है और किस प्रकार से नंबर को बढ़ाना है, तो ये सारे टॉपिक जो है यह सोने पे सुहागा का काम करती है। कहने का मतलब क्या है कि कम पढ़ के भी आप इस टॉपिक के माध्यम से अधिक नंबर अर्जित कर सकते हैं। यानी कि इस टॉपिक का महत्व इस बात पर भी है कि 2 वीडियो अगर मुश्किल से बना दिए जाए इससे, तो सारी बातें आ जाती हैं और बहुत ही आसानी से आसान शब्दों में इसे समझा भी जा सकता है। तो चलिए, आज जो सेशन है, इस सेशन को मजेदार बनाते हुए पढ़ते हैं आपदा प्रबंधन। देखिए, किताबों में जो दिया हुआ है उस आपदा प्रबंधन को अगर आप पढ़ेंगे तो आप बहुत ज़्यादा इधर उधर भटक जाएंगे, क्योंकि झारखंड का जो सिलेबस है वो पूरी तरह से स्पष्ट है। झारखंड में आपदा प्रबंधन कहने का मतलब है कि झारखंड में जो आपदाएं आती है उससे संबंधित बातें आपको पढ़नी है, ना कि पूरे देश में जो आपदाएं आती है उससे संबंधित। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, पहले तो आपदा को हम पढ़ेंगे इसमें कि आपदा क्या है, किस प्रकार के आपदा है और झारखंड में किस प्रकार के आपदा आते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि इसमें झारखंड सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, इन आपदाओं से बचाव के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई है या किन किन संगठनों का निर्माण किया गया है, इस बारे में। यानी कि 2 पार्ट में यह काम आपका बहुत ही आसानी से हो जाएगी और 10 नंबर आपके पॉकेट में आ जाएगी। 10 नंबर आपके पॉकेट में लाने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो 90% बातें आपको पती है। इसमें जो आपदा प्रबंधन में 90% बातें आपको अखबारों के माध्यम से या टीवी चैनल के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से आपको इस बारे में जानकारी है। तो इस कारण से इसे समझने में आपको कहीं भी परेशानी नहीं होनी है। फिर भी अगर कहीं परेशानी होती है तो वीडियो को देखें, पूरे सेशन में बने रहें। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, अपना जो एनालिसिस है यूट्यूब का, हमारे वीडियोज तो देख रहे हैं बहुत लोग, परंतु सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। 89% ऐसे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं, वीडियो देखते हैं आउट हो जाते हैं। भैया, उनसे मेरा एकमात्र कहना है कि अच्छा ना लगे तो ना देखें, अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप एक पीसीएस अधिकारी बनने जा रहे हैं और आप किसी चीज को इग्नोर करके नहीं चल सकते। जिस माध्यम में आपको पहले ही ये योग्यता होना चाहिए कि किसी को जन कल्याण की भावना को सोचना है आपको। और जन कल्याण कैसे होती है, यूट्यूब का एक वीडियो अगर आप देखते हैं, उसे सब्सक्राइब करते हैं या लाइक करते हैं या उसमें कमेंट करते हैं, तो वह कई और विद्यार्थियों को भी फायदा पहुंचाता है, क्योंकि यूट्यूब उन्हीं वीडियोज को ज़्यादा प्रमोट करती है जिस वीडियोज में लाइक और सब्सक्राइब और उसमें कमेंट ज़्यादा होते हैं। तो आप कभी भी किसी का,
मेरा वीडियो देखें या किसी और का वीडियो देखें, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दें। कमेंट करके अगर आपको किसी भी प्रकार का समस्या है तो कमेंट करें। आपको नहीं अच्छा लगा तो उसमें लिख दें फालतू वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं है। जो एजुकेटर होते हैं ना, वो समझते हैं कि किनको क्या चाहिए और किन्हें क्या पढ़ना है। आप पदाधिकारी बनेंगे तो आपको सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो चलते हैं, आज का वीडियो और आज का सेशन झारखंड में आपदा प्रबंधन से संबंधित है। और जैसा कि मैंने बोला कि आपदा से कभी न कभी आपका वास्ता पड़ा ही होगा, यानी कि आपको कहीं न कहीं ऐसी परिस्थिति आई होगी आपके जीवन में भी, या आपके इस छोटे से जीवन अंतराल में अगर कोई नए कैंडिडेट हैं जिनकी उम्र अभी 21 साल है, तो उनके जीवन में भी अभी हाल फिलहाल में कोरोना आ गई, यह भी एक आपदा थी। इसके अलावे भी कई जगहों में बाढ़ की घटना, दुर्भिक्ष की घटना, ये सारी घटनाएं होती हैं जो आपदा की श्रेणी में आती है। भूकंप के बारे में आपने सुना होगा, वह भी आपदा की श्रेणी में आती है। ज्वालामुखी घटित होती है, वह भी आपदा है। बाढ़, भूकंप आपदा है, सारी चीजें यह आपदा के अंतर्गत आती है। यानी कि आपदा की परिभाषा क्या है? ऐसी दुर्घटनाएं आपदा को ऐसे परिभाषित करते हैं, ऐसी दुर्घटनाएं जो अचानक से घटित हो, यानी कि अकाअक घटित हो गई, जिससे जीवन एवं संपत्ति की व्यापक हानि या क्षति पहुंचे। कहने का मतलब ये नहीं कि आप सड़क में चलते हैं और अचानक से किसी गाड़ी में ठोकर मार दिए और आपने हेलमेट भी नहीं लगाई, आपको चोट भी लग गई, इसे लापरवाही कहते हैं, इसे आपदा नहीं कहते। और आप अगर आपके किसी रिश्तेदार के साथ ऐसी एक्सीडेंट हो गई और वो किसी कारणवश किसी अंग से अपाहिज हो जाते हैं, तो वह उनके परिवार के लिए आपदा हो जाती है। परंतु यहाँ आपदा कहने का मतलब है किसी एक व्यक्ति से नहीं, किसी एक कौम से नहीं, बल्कि ऐसी घटनाएं जिससे समाज प्रभावित होती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होती है, जिससे जान माल की क्षति होती है, बहुत सारे लोगों को जान गंवानी पड़ती है, बहुत सारे लोग अपने घरों से बिछड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग अपने परिवार से दूर हो जाते हैं, तो इन्हें आपदा कहते हैं। इन आपदाओं का समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए इसे हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला तो प्राकृतिक आपदा और दूसरा है मानव जनित या कृत्रिम आपदा। झारखंड में सबसे ज्यादा मानव जनित और कृत्रिम आपदा ही आते हैं। फिर भी सभी आपदाओं को हमें जानना है और जिस प्रकार से आपको पढ़ना है, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5 प्रश्न बहुत मायने रखते हैं और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इन 5 प्रश्न को बहुत ही आसानी से आप पकड़ लेंगे। तो पहले चलते हैं हम प्राकृतिक आपदा में। कहने का मतलब है कि इसकी जो परिभाषा है, प्राकृतिक क्रियाओं के फलस्वरूप, प्राकृतिक क्रियाओं के फलस्वरूप होने वाली आपदाओं को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। उन्हें प्रकृति खुद इसका कारक होती है, और कारक कहने का मतलब है प्रकृति से जो छेड़छाड़ हुई है उसके कारण प्रकृति का जो मूल स्वरूप है वह बिगड़ चुका, और उसके बाद इस प्रकार की दुर्घटनाएं होनी प्रारंभ हो गई। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक आपदाएं हैं यह 5 प्रकार के हैं। तो उसमें सबसे पहला है भूभौतिकीय, यानी जियोफिजिकल जो आपदा है उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो जियोफिजिकल जो है इसके अंतर्गत आपके भूकंप आ जाते हैं। भूकंप मतलब धरती का हिलना, भूस्खलन यानी कहीं से स्लाइडिंग हो जाना, चक्रवात जो कि देखते हैं, ज्वालामुखी की घटनाएं, ये सारी घटनाएं अब भूभौतिकीय यानी कि जियोफिजिकल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है जल विज्ञानीय यानी हाइड्रोलॉजिकल। हाइड्रोलॉजिकल जो आपदा है वह उसके अंतर्गत आपका हिमस्खलन, बाढ़, समुद्री तूफान, ये सब आते हैं। हिमस्खलन मतलब जैसे कि बर्फ पिघल जाना,
इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, ध्रुवों का बर्फ पिघल रहा है क्योंकि अभी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहे हैं। इस प्रकार के जो घटनाएं होती है, हिमाच्छादित प्रदेशों में यह घटनाएं ज़्यादा होती है। झारखंड क्षेत्र में बहुत कम क्षेत्रों में इस प्रकार की आपदा आती है। जलवायु विज्ञानीय यानी क्लाइमेटोलॉजिकल, इसमें क्या आता है? मौसम, जैसे आज पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, हालांकि प्रोग्रेसिव स्टेट का निर्माण के लिए पेड़ पौधों को काटा जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु उसके जगह में नए पेड़ पौधों को लगाना भी उतना ही आवश्यक है। तो इस कारण से क्या होता है, आज धरती तप रही है और धरती तपने के कारण जो जलवायु में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, इसके कारण आज भीषण गर्मी और लू की चपेट में आप आ जाते हैं गर्मी के दिनों में, और ठंड के दिनों में शीतलहरी की चपेट में आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी में सूखा की समस्या को हमें झेलना पड़ता है, और कहीं कहीं आपने देखा होगा पहाड़ी क्षेत्रों में झारखंड के, जहाँ पर आग भी लगा दी जाती है, इसे दावानाल कहते हैं, यानी कि जंगल के आग से भी इस प्रकार की आपदाएं आती है। बहुत सारे जीव जंतु मारे जाते हैं, कई घरों में भी आग लग जाते हैं इस कारण से, यानी कि दावानाल, जो जंगल में आग लगते हैं, यह भी एक प्रकार की आपदा है। चौथा जो है वह मौसम विज्ञानीय आपदा के रूप में जाना जाता है, जिसे हम मेट्रोलॉजिकल कहते हैं। इसमें भी वही है, चक्रवात, आंधी तूफान और इसमें वज्रपात। झारखंड में वज्रपात की क्रिया बहुत ज़्यादा होती है, इसे हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। अभी जो हाल फिलहाल में जिस आपदा से हम लोग अभी जूझे, यानी कि जिस आपदा के दौर से हम लोग अभी गुजरे, लॉकडाउन लगा, वह आपदा जीव विज्ञानीय यानी कि बायोलॉजिकल आपदा के अंतर्गत आती है। इसमें आपकी तमाम तरह की बीमारियां, प्लेग हो गया, महामारी हो गया, हैजा, मलेरिया, डेंगू और अभी कोविड-19। कोरोना का जो कोविड-19 है, यह किसी बहुत बड़े आपदा से कम नहीं है। कई देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है, कई देश जो शीर्ष पे थे वो फर्श पे आ चुके हैं, और अभी भी कोरोना का जो बहाव है या कोरोना का जो बढ़ने का क्रम है, अभी भी घट नहीं रहा। कई देश चौपट हो चुके हैं। यह बायोलॉजिकल आपदा के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जीव विज्ञानीय आपदा के अंतर्गत। इसके दूसरे ओर जाएंगे, जो हम दूसरा भाग बनाए हैं। दूसरा भाग यानी कि मैंने नहीं बनाया, आपदा प्रबंधन ने बनाया है। यह मानव जनित आपदा या कृत्रिम आपदा कहते हैं, या मानव जन्य आपदा भी इसे कहा जाता है, यानी मनुष्यों ने जिस आपदा को स्वयं बुलाया उसे। इसमें मानवीय सक्रियताओं या अक्रियताओं के चलते उत्पन्न होने वाली आपदा मानवजन्य आपदा कहलाते हैं। सक्रियता और अक्रियता, यहाँ पर दो शब्द हैं, ध्यान देंगे। आप बोलेंगे कि सक्रियताओं के चलते भी है और अक्रियताओं के चलते भी है, क्यों? देखिए, इसको बोलते हैं लापरवाही। एक होता है बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाना और एक होता है लापरवाह हो जाना। दोनों ही स्थिति खराब है, क्योंकि दोनों ही स्थिति आपदाओं को निमंत्रण देती है। जैसे मैंने बोला, बिना हेलमेट लगाए आपने बाइक चलाया, बिना सीट बेल्ट लगाए आप कार ड्राइव कर रहे हैं, ओवर स्पीड ड्राइव कर रहे हैं, इस प्रकार की जो आपदाएं होती है। तो कभी कभी अक्रियताओं का क्या कारण होता है, यानी कि अक्रियता क्या होती है? आप देख रहे हैं कि इसके कारण से किसी चीज को आप देख रहे हैं कि जंगल की कटाई होगी, आप रोक नहीं रहे हैं उसको, आपके आसपास में उस प्रकार की घटनाएं हो रही है, परंतु आप उससे अनभिज्ञ अपने आप को साबित करके चुप बैठे हुए हैं, तब भी आपको आपदा निमंत्रण दे रही है और आपदा आपको भी झेलनी पड़ेगी। यह होती है इसकी मूल वजह। तो इसे कहते हैं। इसमें किस प्रकार की आपदाएं हैं? तो पहला होता है सामाजिक यानी कि सोशल आपदा। इसमें भगदड़, कहीं भी मेला वगैरह में भगदड़ मच गई, कई लोगों की जान चली गई, यह एक प्रकार की आपदा होती है। नस्लीय संघर्ष, काला गोरा वाला संघर्ष, या हम बड़े हम छोटे, इस टाइप के संघर्ष जो होते हैं वह संघर्ष। जाति संघर्ष, मॉब लिंचिंग,
जो अभी हाल फिलहाल में जो सुने, मॉब लिंचिंग, गैंगवार, दो गैंग में आपस में लड़ाई हो गई, इससे क्या हुआ, उस जगह में कर्फ्यू लग जाती है, कई जान माल की क्षति हो जाती है, दुकानें लूट जाती है, बहुत तरह की बातें होती है। झारखंड जिससे जूझता है वह है सबसे ज़्यादा आतंकी घटनाएं, यानी कि यहाँ के नक्सली जो नक्सली घटनाओं को अंजाम देते हैं, उससे भी हमारे यहाँ आपदा आते हैं। बम फोड़ दिए, आईईडी ब्लास्ट कर दिए, कुकर बम फोड़ दिए, इस प्रकार की जो घटनाएं होती है उससे भी हमारा झारखंड प्रभावित है। दूसरा आता है इसमें टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल कहने का मतलब है तकनीकी, जैसे कि औद्योगिक दुर्घटनाएं, रेल यानी कि परिवहन संबंधी दुर्घटनाएं, नाभिकीय विस्फोट, इस प्रकार की औद्योगिक दुर्घटनाएं किस प्रकार की होती है। हमारे यहाँ झारखंड में सबसे ज़्यादा खनन कार्य होती है। खनन के कार्य यहाँ चरमों पर हो, क्योंकि रत्नगर्भा है, झारखंड की भूमि रत्नगर्भा है, और रत्नगर्भा होने के कारण यहाँ की भूमि के अंदर बहुत सारी अकुत संपत्ति है, यानी कि ऐसी रत्न और ऐसे जो मिनरल्स हैं जिसको आप खुदाई के दौरान बाहर निकालते हैं और उसे प्रोसेसिंग करने के बाद आप एक अच्छी रकम का इनकम सरकार को होती है। तो औद्योगिक दुर्घटनाएं किस प्रकार से हुई थी। आज 1890 के दशक में झरिया में लापरवाही के कारण आग लगी, झरिया के खदान में लापरवाही के कारण आग लगी, उस आग को आज तक बुझाया नहीं जा सका। तो यह आपदा है। बागडीगी कोलियरी में जल भराव हो गया, उससे लगभग 400 के आसपास मजदूर मारे गए, वह आपदा कहलाती है। कई जगहों में जहां पर खनन के बाद उसके जो मलबे होते हैं उसे कहीं एक जगह पोस्ट कर दिए जाते हैं, जिसके कारण धरती का जो बैलेंस है वह बिगड़ता है, और उस बैलेंस के बिगड़ने के कारण यहाँ स्लाइडिंग होती है या भूमि का कंपन होता है और भूकंप जैसी समस्या भी आती है। परिवहन संबंधी भी कहने का मतलब है, आपदा कहने का मतलब है रेल दुर्घटना, यह मानव जनित है, लापरवाही के कारण भी होती है और कहीं कहीं टेक्नोलॉजी के कारण भी होती है, परंतु अधिकतर लापरवाही के कारण ही होती है। नाभिकीय विस्फोट कहने का मतलब है, आज नाभिकीय ऊर्जा की बातें सब जगह हो रही है, परंतु नाभिकीय ऊर्जा के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो उसके समस्या क्या है कि जब नाभिकीय विस्फोट कराया जाता है तो आसपास की धरती में बहुत जोर से झटके आते हैं, भूकंप आते हैं, उससे बहुत जान माल की भी हानि हो सकती है। हालांकि सरकार जब भी इस प्रकार के कार्य करते हैं तो वो प्रिकॉशन में करते हैं, परंतु इससे भी समस्याएं आती है। जापान में परमाणु बम जैसे गिरा दिए गए, आज भी वहाँ अपंग लोग पैदा होते हैं, तो उसका असर आज भी है, वर्तमान समय में भी। तीसरा है यहाँ पर पर्यावरणीय या एनवायरमेंटल जो है उसको, तो प्रदूषण का जो बातें करते हैं हम, वह वैश्विक तापमान के आधार पर करते हैं। यहाँ जो वैश्विक तापमान है, पेड़ पौधों की कटाई हो गई तो हम लोग रेफ्रिजरेटर का यूज करने लगे हैं, हम लोग एसी में रहना पसंद कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या हो गया कि यहाँ का जो तापमान है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वह वातावरण में बहुत ज़्यादा हो गया, जिससे पर्यावरण का जो बैलेंस है वह बिगड़ता है। इससे क्या हो रहा है कि ओजोन परत हमारा छिद्र हो रहा है, और जो ओजोन सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकने में सक्षम थी वह अब रोकने में सक्षम नहीं रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो तापमान है वह बढ़ रहा है। धरती का तापमान बढ़ने का नतीजा है कि ध्रुवों का बर्फ पिघल रहा है, और जब ध्रुवों का बर्फ पिघलेगा तो उससे क्या होगी कि आपको बाढ़ की समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बर्फ है वह, और धरती का 3/4 हिस्से में पानी, तो पानी का जो समुद्र का जो लेयर है वह बढ़ेगा और वह अपने अंदर बहुत सारे शहरों को संभालेगा। तो इस प्रकार का जो वैश्विक तापमान में वृद्धि है, ओजोन क्षरण है, इस प्रकार से होती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो समझा
वह है आपदाओं से संबंधित। परंतु झारखंड में जो विभिन्न प्राकृतिक और मानव जनित आपदा है उस बारे में हम अगर बात करेंगे तो यहाँ मुख्य रूप से किन किन आपदाओं का हमें सामना करना पड़ता है वह है भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है, चक्रवात है, सुनामी है, तड़ित चालक है और यहाँ पर जो दुर्घटनाएं हैं, रासायनिक दुर्घटनाएं हैं, खनन संबंधी दुर्घटनाएं हैं, जंगल में आग लग जाता है, हाथियों का यहाँ पर तांडव होता है और जो हाथियों का आक्रमण है, इस प्रकार के जंगली जानवरों का आक्रमण है, इससे हमें जूझना पड़ता है। हमें इन सब पर फोकस करनी ज़्यादा है। यह थी आपकी आपदा को समझने का जो ये है वह। तो आपदा को आपने समझ लिया होगा, मुझे लग रहा है एकदम सरल शब्दों में आपने आपदा को समझ लिया। अब हम झारखंड में संबंधित जो आपदाएं हैं और उससे संबंधित जो भी बातें होंगी उस बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। इसे मिटा दूंगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं बात करूंगा झारखंड में आने वाले आपदा। झारखंड में आपदा है, क्या है? पहला भूकंप। भूमि के कंपन को भूकंप कहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और झारखंड का जो क्षेत्र है यह न्यून भूकंप का क्षेत्र है। यहाँ के भूकंप के झटके बहुत कम महसूस होते हैं, क्योंकि भूकंप के सर्वाधिक जो झटके महसूस होते हैं वह जोन वाइज इसे डिवाइड किया जाता है। जो हमारे जोन वाइज अगर डिवाइड करें तो सबसे ज़्यादा जो जोन 4 में भूकंप आते हैं। जोन 4 में सर्वाधिक भूकंप आते हैं और जोन 4 में हमारे बहुत कम जिले हैं। इसमें मुख्य रूप से गोड्डा तथा साहिबगंज का और उत्तरी जो साहिबगंज का उत्तरी भाग है, माने गोड्डा और साहिबगंज का उत्तरी भाग जो है इस प्रकार के भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित है। यानी कि कहने का मतलब है कि सर्वाधिक भूकंप इन क्षेत्रों में आता है। सर्वाधिक भूकंप इन क्षेत्रों में आता है गोड्डा और साहिबगंज। जोन 4 में आता है गोड्डा और साहिबगंज का। इसी प्रकार से आपको याद रखना होगा, तब आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ सर्वाधिक भूकंप आते हैं। तो गोड्डा और साहिबगंज का क्षेत्र जैसे बिहार से सटा हुआ क्षेत्र है और वहाँ गंगा नदी का भी बहाव है। जहाँ देखिएगा जहाँ जल का बहाव ज़्यादा होता है उस क्षेत्रों में भूकंप की संभावनाएं ज़्यादा होती है। आपको जोन थ्री के अंतर्गत 15 जिले आते हैं। झारखंड में जोन 3 के अंतर्गत 15 जिले आते हैं। 15 जिले जोन 3 के अंतर्गत आते हैं। इसमें मुख्य रूप से पलामू, गढ़वा, लातेहार, अगर बोले तो लिख देते हैं, पलामू, गढ़वा, लातेहार, पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, चतरा, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद आ जाए गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, दुमका, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, दुमका। जोन 3 में देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज। जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज का कुछ क्षेत्र।
इस प्रकार से जो 15 जिले हैं हमारे जोन 3 के अंतर्गत आते हैं, और जो जोन 2 के अंतर्गत जोन 2 के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। कितने? 7 जिले आते हैं। ये याद करना होगा आपको, क्योंकि यह जोन वाइज प्रश्न पूछे जाते हैं। दुमका किस भूकंप जोन में आता है? तो जोन 2 में आता है, जोन 3 में आता है, यह आपको बताना होगा। तो जोन 2 के अंतर्गत 7 जिले कौन कौन से हैं उस बारे में जानते हैं। रांची, लोहरदगा, खूंटी, रामगढ़, गुमला। रांची, लोहरदगा, खूंटी, रामगढ़, गुमला, 7 जिले। रांची, लोहरदगा, खूंटी, रामगढ़, गुमला, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। तो इस प्रकार से देखते हैं भूकंप। अभी हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि भूकंप आपका ज्योग्राफी का सेशन है और ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है। तो हमारे यहाँ भूकंप का संवेदनशील का दृष्टि से अगर देखेंगे तो जोन 2, जोन 3 और जोन 4 आता है। यानी कि हमारे यहाँ 3 ही जोन मिलते हैं, जोन 1 आपका नहीं मिलता है। जोन 4 में सर्वाधिक भूकंप आते हैं हमारे झारखंड में, जो कि गोड्डा और साहिबगंज है। जोन 3 के अंतर्गत 15 जिले आते हैं, जिसमें पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज है। और जोन 2 में 7 जिले आते हैं। रांची, लोहरदगा, खूंटी, रामगढ़, गुमला, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम। यह आपका जोन वाइज जो है भूकंप का वितरण है। तो झारखंड को अगर इस दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर न्यून भूकंप वाला क्षेत्र भी कहा जा सकता है। क्या? न्यून भूकंपीय क्षेत्र। न्यून भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत झारखंड आता है। यानी कि यहाँ पर भूकंप का उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कि कहीं अन्य राज्यों में पड़ता है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो भूकंप का जोखिम झारखंड में बहुत कम है, और इसी प्रकार यही आधार है। देखिए, आप जब लिखेंगे तो लिख देंगे कि नहीं, झारखंड में बहुत अधिक भूकंप से प्रभावित होता है, अगर जब भूकंप के कारण यहाँ अत्यधिक जानमाल की हानि होती है, यह आपदा बहुत ही दुर्घटनाकारी है, और यहाँ पर आपदाओं के कारण से भूकंप से ये प्रभावित हो जाते हैं। बचिए, यहाँ पर आपको बचने की आवश्यकता है। अत्यधिक बोलना या अत्यधिक लिखना श्रेयस्कर नहीं होता है। तो आपको उन चीज़ों को पढ़ना है जो सटीकता है और जो सटीकता आपको प्रदान करती है। तो क्योंकि यह जो एग्जाम है पीसीएस का, वह आपकी सटीकता और आपकी ज्ञान की परीक्षा है। आप बड़बोलापन से यहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ बड़बोलापन कीजिएगा तो सीधा पीछे हो जाइएगा, मतलब इतना पीछे हो जाइएगा कि शहीद ही हो जाइएगा। एक तरह से बोलिए शहीद ही हो जाइएगा। तो चुनाव करना जो होता है ना, वह बहुत ज्यादा मायने रखता है किसी चीज में। आपके पास ऑप्शन है, आप चुनाव कर रहे हैं। शादी करने जाते हैं ना जी, शादी जब आदमी लड़की देखने जाता है तो उसके पास बहुत सारा ऑप्शन रहता है कि हम इस लड़की से विवाह करेंगे कि इस लड़की से विवाह करेंगे, इस टाइप का बहुत सारा ऑप्शन हो जाता है। परंतु उनका क्या, जिन्होंने एक ही को चुन के शादी कर लिया है उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं। आपके पास भी वैसा ही है, आपके पास ऑप्शन बहुत कम है। तो आपको सेलेक्टिव पढ़ना है। तो आप चुनाव उसी प्रकार से करें कि जहां पर आपको पूरी तरह से कंप्लीटनेस हो। ये नहीं कि आप देख रहे हैं भाग रहे हैं, देख रहे हैं भाग रहे हैं, वैसे नहीं होता। तो यहाँ पर आपका जो भूकंप का क्षेत्र है, तो उन क्षेत्रों को आपको जानना होगा किन किन क्षेत्रों में आपका भूकंप का प्रभाव है। अब हम देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं बाढ़। झारखंड में बाढ़ कैसे आता है? कहीं अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी बाढ़ आता, अभी उत्तराखंड में चला आया,
बादल फटने से बाढ़ आ गया, क्या झारखंड में भी आ गया? नहीं। तो झारखंड की जो ज़्यादातर नदियां हैं, जो अफवाह तंत्र में हमने बताई थी, झारखंड की ज़्यादातर नदियां बरसाती नदी है, तो यहाँ बाढ़ भी आएगी, बरसाती बाढ़ आएगी। यानी कि वर्षा ऋतु में जो नदियों का उफान आता है, उससे जो संबंधित हानि होती है, वह यहाँ का आपदा के अंतर्गत आता है। ये नहीं कि आपदा के अंतर्गत उत्तराखंड वाला उठा के आप डाल दें बाढ़ के अंतर्गत, तो नहीं। तो झारखंड में जो है, यहाँ बाढ़ के समस्या से 11 जिला जो है वह प्रभावित है। 11 जिला प्रभावित है, परंतु किस बाढ़ से? बरसाती बाढ़ से। वर्षा ऋतु में जो बारिश होती है, उसके कारण जो बाढ़ आता है, उससे प्रभावित है, ना कि बादल फटने से, ना ही ध्रुवों के बर्फ पिघलने से, क्योंकि यहाँ की अधिकतर नदियाँ बरसाती नदियाँ हैं, और बरसाती नदियाँ होने के कारण वर्षा ऋतु में जो बाढ़ आती है, उस पर आपका परेशानी होता है। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे? आपका साहिबगंज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है। पाकुड़ आ जाएगा, गोड्डा आ जाएगा, पाकुड़ आ जाएगा, जामताड़ा आ जाएगा, दुमका आ जाएगा, देवघर आ जाएगा, जामताड़ा आ जाएंगे, दुमका आ जाएंगे, देवघर आ जाएंगे। इस जो ये जो राज्य है मुख्य रूप से बाढ़ प्रभावित है। इसके अलावा कम बाढ़ प्रभावित कहाँ पर है? धनबाद जैसे कम बाढ़ प्रभावित, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये आ गया। देवघर, कोडरमा, धनबाद, बोकारो का भी कुछ क्षेत्र, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जिले हो गए, और रांची का कुछ कुछ भागों में बाढ़ आता है, यानी कि रांची। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो बाढ़ प्रभावित 11 जिले कौन कौन हो गए? आपका रांची, धनबाद, बोकारो, रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज। साहिबगंज में गंगा नदी के कारण बाढ़ आती है। पूर्वी सिंहभूम, और पश्चिमी सिंहभूम, इन क्षेत्रों में आपका बाढ़ आती है। यानी कि रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, इन क्षेत्रों में बाढ़ आती है। परंतु अगर देखेंगे तो यहाँ मानसूनी के कारण बाढ़ आती है। तो सोन नदी, जिसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है, नहीं बिहार का शोक कहा जाता था ना सोन नदी को, दामोदर को बंगाल। सोन नदी जो है उसका और उत्तरी कोयल नदी का जल स्तर में वृद्धि होती है। अब सोन नदी और उत्तरी कोयल नदी कहाँ पर आती है, आपको फिर से देखना पड़ेगा। सोन नदी प्लस उत्तरी कोयल नदी, यह जो है झारखंड को सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित करती है। यह तो यह कौन कौन जिलों को प्रभावित करेगी? जैसा कि आप लोग अगर उस वीडियो में देखे होंगे या उस सेशन को फॉलो किए होंगे, तो आपको पता चलेगा कि पलामू, गढ़वा और लातेहार जिला जो है इन दो नदियों के प्रभाव में आते हैं। सोन नदी और उत्तरी कोयल नदी के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं? पलामू, गढ़वा और लातेहार। पलामू, गढ़वा और लातेहार में इस प्रकार का जो 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 इसका बाढ़ का जो पानी है बढ़ जाता है, उसके कारण से इन जगहों में बाढ़ आते हैं। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया कि किस प्रकार से यहाँ का जो बाढ़ की जो समस्या है वह इससे क्या होती है। यह वर्षा की ऋतु में कौन सी फसल होती है? मुख्य रूप से धान की फसल होती है। वर्षा ऋतु में धान की फसल होती है। इस बाढ़ के दौरान क्या होती है? धान की फसल को क्षति पहुंचती है। धान की फसल को क्षति पहुंचती है और खाद्यान्न की जो समस्या है वह उत्पन्न हो जाती है। यानी कि
जो अकाल का जो टाइप है उस टाइप का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ धान की खेती सर्वाधिक होती है। यानी कि झारखंड में अगर अन्य जो अनाज है उसकी तुलना में अगर देखेंगे तो धान की खेती सर्वाधिक होती है। तो धान की खेती सर्वाधिक होने का कारण है कि यहाँ नदियाँ जो है वह अगर अपने स्तर पर रहे तो ठीक है, और अगर नहीं रहे तो खेती बर्बाद होगी। नदी और नारी को इसी प्रकार से परिभाषित किया गया है। नदी और नारी अगर दोनों सीमाओं पे रहे तब तक तो आपका प्रगति है, और अगर कोई भी एक सीमा से भटक जाए, चाहे नदी हो या नारी हो, तो आपको दुर्गति का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ भी नदी अगर अपने लय पर है तो आपको समस्या नहीं है किसी प्रकार की, परंतु अगर वह बाढ़ ले आई तो फिर समस्या का समाधान करना मुश्किल हो जाता है। तो यह आप देख लिए कि इस कारण से यहाँ पर जो है बाढ़ की समस्या होती है, और बाढ़ की समस्या से समाधान करने के लिए भी एनडीआरएफ की टीम, यहाँ राज्य एसडीआरएफ की टीम काम करती है। तो ये हो गई आपको दो, बाढ़ और भूकंप। बाढ़ का कारण जो क्या होता है, यहाँ पर बहुत जगह झारखंड में भी, जैसे जमशेदपुर वगैरह जो जगह है वहाँ वर्षा ऋतु में क्या होता है, वहाँ शहरों में पानी भर जाती है, जो सिटी है वहाँ भी पानी भर जाती है। इससे भी कई तरह की महामारी का भी सामना करना पड़ता है, और कई प्रकार के बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से इसे आपदा की श्रेणी में ही रखा जा सकता है। इसके पश्चात जिस बारे में मैं बात करूंगा वह है सूखा। पानी आ गया तो अब सूखा भी होना चाहिए। सूखा की समस्या जो है यह भी यहाँ की बहुत विकराल समस्या है झारखंड की। झारखंड का जो आपका सूखा के आधार पर अगर वर्गीकरण जो किया गया है, इसके आधार पर अगर देखें तो सामान्य रूप से यहाँ पर जो 25% से कम वर्षा को सामान्य सूखा कहा जाता है। सामान्य सूखा जो है यानी कि 25% से कम कम वर्षा होने पर सामान्य सूखा होगा, और 25% से कम वर्षा का जो माध्यम है उसमें 50% कम वर्षा होने पर गंभीर सूखा हो जाती है, और अगर 50% से कम वर्षा हो गई तो यह गंभीर मामला बन जाता है, गंभीर सूखा कहा जा सकता है। यानी कि वर्षा का, और अगर 75% हो गया, 75% कम वर्षा हो गई अन्य वर्षों की तुलना, तो यह आपदा का रूप धारण कर लेता है। यहाँ तक तो चल जाता है, परंतु जैसे ही यह लेवल 75% पे जाएगा तो इसे आपदा की श्रेणी में रखते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि सामान्य सूखा 25% कम वर्षा में, उससे गंभीर सूखा 50% कम वर्षा में, और अगर 75% कम वर्षा हो गई अन्य क्षेत्रों के अपेक्षाकृत तो उसे हम गंभीर सूखा की श्रेणी में रखते हैं। तो राज्य का कौन कौन सा भाग इस आपदा के कारण प्रभावित होता है, तो इसका राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग, उत्तरी पश्चिमी भाग जो है गंभीर सूखा का सामना कई बार करना पड़ा उसका, जिसके कारण यहाँ पर पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा और लोहरदगा, पलामू, गढ़वा, लातेहार और लोहरदगा, जो ये क्षेत्र है, यह क्षेत्र यहाँ पर कई बार प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है इसका, और अर्थव्यवस्था पर इस सूखा का दृष्टि से, सूखा के कारण, खेती नहीं होने के कारण यहाँ पर आपदा के रूप में इस सूखा को जाना जाता है इन क्षेत्रों में। इसके अलावे अगर वर्ष 2010 की हम बात करेंगे, वर्ष 2000 प्रश्न पूछा गया था इसलिए इसे जानना जरूरी है। वर्ष 2010 में गंभीर सूखे से प्रभावित रहा था यह राज्य, और गंभीर सूखे से प्रभावित रहने का मतलब यह राज्य पूरा गंभीर सूखे से प्रभावित रहा था। 2010 में 24 में से
24 में से 12 जिले में बारिश 75% से कम हुई, यानी कि 24 में से 12 जिले की बारिश जो है 75% से कम हुई थी, जिस कारण से यहाँ गंभीर सूखा का सामना करना पड़ा था। और बाकी सभी जिलों में 50% के आसपास, यानी कि यह जो आपदा हो गई 75 कम, 12 जिलों में आपदा आ गई, और जो बाकी जिले थे उन्हें गंभीर सूखा का सामना करना पड़ा। जहां 50% से कम वर्षा हुई थी, गंभीर सूखा का सामना करना पड़ा उस क्षेत्रों में। सूखे से जैसी आपदा को कैसे, इससे निपटने के लिए राज्य ने क्या किया, क्या कदम उठाया, इसे आपको जानना होगा। और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी डोभा निर्माण जो है, डोभा निर्माण करवाया गया, तालाबों का निर्माण करवाया गया, कूपों का निर्माण कराया गया। कूप मतलब कुआं, ताकि किसी प्रकार से सूखा का, नहरों का निर्माण करवाया जा रहा है, नहरों का निर्माण करवाया गया। इसके अलावे जल प्रबंधन पर ध्यान दिया गया। जल प्रबंधन किया गया, वर्षा जल का जो बह जाता था उसे भी आपका रोकने का काम किया गया। मिट्टी का क्षरण को रोका गया, पेड़ों की कटाई को रोकने का काम किया गया। इस प्रकार से किसी रूप में अगर देखें तो इस प्रकार से क्या किया गया कि यहाँ पर जो सूखे की समस्या है उससे निदान पाने का काम किया गया। इसके पश्चात जो आता है वह है यहाँ पर तड़ित। जो इलेक्ट्रिक जो बोलते हैं लाइटनिंग जो होता है उसका भी प्रभाव झारखंड में बहुत ज़्यादा है। यह वर्षा के दिनों में होता है, वर्षा के दिनों में यानी कि वर्षा ऋतु में सामान्यतः लाइटनिंग आता है। और सभी ने देखा होगा, आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा। और झारखंड में प्रत्येक बार इससे क्या होता है, बहुत सारे लोगों का मृत्यु हो जाती है, मवेशियों को भी इसका जो है सामना करना पड़ता है, दुर्घटना का सामना करना पड़ता है इसके कारण। तो राज्य में जो आपका इसका जो जिले हैं, इस जिले में पलामू, चतरा, लातेहार और गुमला, रांची, गिरिडीह, ये जो जिले हैं इससे तड़ित चालक से बहुत प्रभावित है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये नहीं है, यह आपदा है, परंतु इस सेक्शन में एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, इस जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस समस्या से निपटने के लिए जो विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल का निर्माण किया गया वह किस संस्था द्वारा किया गया। तो श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, श्री कृष्ण लोक प्रशासन, यहाँ जाना पड़ेगा आप लोग को ट्रेनिंग में जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान आपको जाना पड़ेगा, वहीं ट्रेनिंग होती है, हम गए हैं वहाँ, वहीं ट्रेनिंग होती है। इससे निपटने के लिए एक विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल का निर्माण किया गया। इन्होंने एक विशेष मॉड्यूल का निर्माण किया जिससे कि लाइटनिंग की समस्या से किसी तरह से समाधान निकाला जा सके और जान माल की कम से कम हानि होगा। इस समस्या में होने वाली जान माल की जो हानि है उसके बचाव के लिए यह कहा जाता है, और जागरूकता अभियान भी इसमें चलाया जाता है। जागरूकता अभियान क्या है? जागरूकता अभियान इसमें पेड़ के किनारे न रहें, पेड़ के नीचे बरसात के दिनों में खड़ा ना रहें, और बिजली एवं तार के खंभों से दूर रहें। इस प्रकार के बोर्ड देखेंगे आप झारखंड के कई
जगहों में आपको लगा हुआ मिलेगा, यानी कि उन क्षेत्रों में लाइटनिंग की समस्या है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट सेशन होगा, उस सेशन में हम लोग जो पढ़ेंगे वह है खनन दुर्घटना। बाकी जो रह गई आपकी नेक्स्ट सेशन के लिए खनन दुर्घटना, जो झारखंड की मूल दुर्घटना है। यहाँ पर खनन का कार्य होता है ज़्यादा, जंगलों में आग, झारखंड के जंगल में आग, यानी कि दावानाल इसे बोलते हैं, या हाथियों का आक्रमण। और झारखंड राज्य जो है उसमें आपदा प्रबंधन का जो गठन हुआ है, झारखंड आपदा प्रबंधन। जो झारखंड आपदा प्रबंधन का गठन हुआ है, यह नेक्स्ट सेशन में होगा। आज का सेशन आप लोगों को अगर पूरा देख रहे हैं तो बहुत फायदेमंद रहेगी, क्योंकि आपदा प्रबंधन से जो प्रश्न आएंगे डायरेक्ट प्रश्न आएंगे। और आप यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या से अगर जूझ रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि आप कमेंट करने के लिए आज़ाद हैं और आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके आप सवाल पूछ भी सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों का जवाब देने का। और अगर दिक्कत होगी किसी भी तरह का तो आप मेरे पर्सनल नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके दिए हुए हैं, उस नंबर पे भी आप व्हाट्सएप करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज सेशन यहाँ समाप्त हो रहा है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाने का, ताकि आप जैसे प्रारंभिक परीक्षा फ्री में पढ़ रहे हैं, मुख्य परीक्षा को भी आप फ्री में आनंद उठा सकें। धन्यवाद। जोहार। जय हिंद।